जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इसी वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। जो दोस्तों हर बार आपको परीक्षा में देखने को प्रश्न मिलते हैं वही आपको मैं इस प्रैक्टिस सेट में देने वाला हूं। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न राइट किए हैं ये दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक है वो आपकी कब हुई। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को आपके संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और दोस्तों आपको मैं ये पूछूं कि इसकी पहली बैठक हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी, यानी आपको स्थान बताना है। तो दोस्तों वो आपकी नई दिल्ली के असेंबली हॉल में हुई थी, जो दोस्तों आपके सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं संविधान सभा की पहली बैठक में आपकी कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो इसमें दोस्तों आपकी पहली में तो 10 ने लिया था। और अगर आपसे तीसरी की पूछी जाए तो इसमें दोस्तों 8 महिलाओं ने लिया था तीसरी में। और दोस्तों आपको पता होगा जो पहली संविधान सभा थी उसमें 8 महिलाओं ने साइन किए थे। कितने दोस्तों? 8 महिलाओं ने। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए जो संविधान सभा थी पहली इसमें आपके कुल 207 सदस्य ने भाग लिया। कितने दोस्तों? 207 सदस्य ने। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और दोस्तों आपको पता होगा जो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके दोस्तों कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दोस्तों दूसरी संविधान सभा आपकी हुई थी 11 दिसंबर 1940 में, उसमें बनाए गए थे। ये भी आपको पता होगा। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि संविधान सभा इसके सलाहकार कौन माने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए BN राव इसके दोस्तों सलाहकार माने जाते हैं संविधान सभा के। अगर दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं सबसे पहले जो संविधान सभा है उसकी औपचारिक मांग किसने की थी, ये दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो स्वराज शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। जो दोस्तों इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसमें दोस्तों सबसे पहले 1875 ईस्वी में प्रयोग किया गया था महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि आधिकारिक रूप से प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1906 के अधिवेशन में, जो दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, वहाँ पर दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। कहाँ पर दोस्तों? कलकत्ता में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, किसे दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपको पता होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में किया था। ये आपको पता होगा कब दोस्तों? 1895 ईस्वी में। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पनामा नहर किस महाद्वीप में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पनामा नहर है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका। यानी दोस्तों जो आपका पनामा नहर है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया। यानी दोस्तों आपको बताना कि वेदों की और लोटों का नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लोटों का नारा दिया था। जो दोस्तों आगे चल के ये नारा इनका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रमुख भी है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं राजा राम मोहन राय की, तो आपको पता है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय को। और दोस्तों आपको पता होगा जो राजा राम मोहन राय उन्हें भारत के पुण्य जागरण का पिता भी कहा जाता है। किसका दोस्तों? पुण्य जागरण का पिता भी कहा जाता है। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की तो आपको पता होगा उन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्यों में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि मनुष्य के रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के, जो दोस्तों मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से आपको पता ही होगा आपका रतौंधी नामक रोग हो जाता है,
विटामिन ए की कमी से, और सी से दोस्तों आपका क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं वहीं पर विटामिन की खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा दोस्तों जो फंक था उसके द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों मुंबई में एओम द्वारा की गई थी। दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी थे। और दोस्तों आपको पता है इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जब इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको पता होगा। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका पहला अधिवेशन आपका 1885 ईस्वी में ही कहाँ पर किया गया था दोस्तों, मुंबई में ही हुआ था। और दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए जो व्योम चंद्र बनर्जी है, उनको बनाया गया था पहले अधिवेशन का। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको पता होगा बैरुद्दीन तैयबजी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगर दोस्तों मैं वहीं पर आपसे बात करूं अंग्रेज अध्यक्ष की, तो आपके दोस्तों जॉर्ज यूले थे, वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। और वहीं पर मैं आपसे बात करूं कि प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो थी आपकी दोस्तों सरोजिनी नायडू। अगर दोस्तों आपसे भारतीय ना पूछा जाए तो आपको एनी बेसेंट बताना है। अगर भारतीय नहीं पूछा जाता जब भी आपको एनी बेसेंट बताना है, और भारतीय पूछा जाए तो आपको सरोजिनी नायडू बताना है। और दोस्तों महात्मा गांधी ने केवल बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था जो दोस्तों आपका 1924 में हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंधित प्रश्न आएगा तो मैंने आपको इसी एक ही प्रश्न में इतने सारे प्रश्न करा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो कि हमारे पेपर में फंस सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस तत्व को हास्य गैस कहा जाता है। यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस तत्व को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। यानी दोस्तों जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। यानी दोस्तों जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका गुजरात में स्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा जो सरिस्का है वो आपका दोस्तों राजस्थान में स्थित है। दोस्तों पिछली बार पूछा गया था राजस्थान का सरिस्का। आपको जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है उनसे संबंधित राज्य उनको याद कर लेना है। इनसे दोस्तों एक प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान होता है उसका संरक्षक कौन होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय होता है वो भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो भारतीय संविधान है वो आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आपका भारतीय संविधान है वो दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आंशिक रूप से लागू किया गया था, जिसमें दोस्तों 16 अनुच्छेद थे उनको लागू किया गया था। कितने दोस्तों, 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि जो हमारा भारत का संविधान है वो इस टाइम लागू किया गया था, ये दोस्तों केवल आंशिक रूप से लागू हुआ था, पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से तो दोस्तों आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और दोस्तों 26 नवंबर को आपका कानून दिवस और विधि दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आखिर में 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था। तो दोस्तों हमारा जो भारतीय संविधान था उसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कहाँ पर लिखी थी। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कहाँ पर लिखी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदनगर किला जेल में लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। और दोस्तों आपको पता होगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो दोस्तों हमारे भारत के प्रथम कौन थे दोस्तों, प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो गांधी इरविन समझौता है
वो आपका कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1931 ईस्वी को आपका गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। जो दोस्तों महात्मा गांधी थे उन्होंने दोस्तों जो इरविन था बादशाह उस टाइम इसके समक्ष दोस्तों 11 मांग रखी थी। कितनी दोस्तों? 11 मांग रखी। और दोस्तों इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी दोस्तों आपसे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि दिल्ली पैक्ट के नाम से किस समझौते को जाना जाता है? तो आपका गांधी इरविन समझौता। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो 1931 में जी आपका दोस्तों पता होगा आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। इसी के मध्य दोस्तों महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता पारित हुआ था। और दोस्तों जो गोलमेज सम्मेलन है वो आपके टोटल 3 हुए थे, जिसमें दोस्तों आपके पहले की बात करूँ तो वो आपका 1930 में हुआ और दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। और दोस्तों जो महात्मा गांधी थे उन्होंने केवल दूसरे वाले में ही भाग लिया था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन व्यक्ति थे। दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक यानी दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? यानी दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये भी आपको दोस्तों पता होगा। जब दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी इसका दोस्तों मुख्यालय आपका कोलकाता में था 1937 तक। 1937 के बाद दोस्तों जिसका मुख्यालय वो मुंबई लाया गया। ये भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो आपकी आरबीआई है इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो दोस्तों आपको पता होगा 1934 का जो एक्ट था उसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। कब दोस्तों? 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई आरबीआई की। और दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है यंग एल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? तो दोस्तों आपका 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? यानी दोस्तों आपको बताना है सबसे हल्की धातु। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम को सबसे हल्की धातु माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? यानी दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं वो कब जोड़े गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संसद द्वारा दोस्तों जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए थे। दोस्तों आपको पता होगा जो प्रस्तावना है वो एक रूप कहाँ से मिला है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए संविधान सभा हुई थी आपकी तीसरी, वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देशिका थी वो प्रस्तुत की थी। इसी के दोस्तों जो उद्देशिका थी वो प्रस्तावना का आधार बनी थी। आपको ये भी पता होगा इसे दोस्तों 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो लौह पुरुष है उसके नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई जी की पटेल की जो एक मूर्ति है वो आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी वो आपकी दोस्तों गुजरात राज्य में बनी हुई है। ये भी आपको पता होगा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो दोस्तों ये आपको सोचकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है कि जो हमारा एमटीएस का एग्ज़ाम है वो 20 सितंबर से शुरू नहीं होने वाला। दोस्तों अभी ऐसे भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम अभी सितंबर से नहीं होगा। दोस्तों हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है। तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी लगातार करती रहनी है। ये आपको नहीं सोच के छोड़ना है कि हमारा एग्जाम इस तारीख को नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं दोस्तों आपको तैयारी लगातार करनी है। अगर दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।